नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन और खबरों में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। यहां पर जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार भी तेज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जाटलैंड की सियासी जंग से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में जाट नेताओं के साथ एक अहम बैठक की और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर हुई इस बैठक में करीब 250 जाट नेता पहुंचे। इस दौरान बीजेपी ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी एक तरीके से प्रस्ताव दिया। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चुनाव के बाद बहुत सारी संभावनाएं हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि हम चाहते थे कि जयंत चौधरी हमारे घर आए, लेकिन अभी तो उन्होंने एक घर चुन लिया है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। ये हल बैठ करके इस कार्यक्रम के एक प्रकार से सांकेतिक शुरुआत करेंगे। सब जोरदार ताली बजा करके इसका स्वागत करेंगे। जयंत चौधरी जी को लेकर जो उन्होंने बोला कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद, अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जयंत से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कोई बातचीत इस तरह की हुई? आप कह रहे हैं संभावनाओं को देख रहे हैं आप? तो सब खुलकर ही बात हो रही थी, कोई छुपाया हो तो बात हो ही नहीं रही। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। कर रही है जयंत चौधरी को लुभाने की, लेकिन जयंत चौधरी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका भी प्रतिक्रिया आई। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि जो आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी के न्योते पर पलटवार किया और उन्होंने लिखा कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवार को दीजिए जिनके घर आपने उजाड़ दिए। मुजफ्फरनगर की सभी 6 असेंबली सीटों पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। पहली बार सपा आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है। गठबंधन की रणनीति मुस्लिम वोटों को बांटने से रोकने की है, लेकिन इस फैसले से यहां के सपा और आरएलडी के कई स्थानीय मुस्लिम नेताओं और समर्थकों को नाराज कर दिया है। मुजफ्फरनगर से हिमांशु शेखर की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मेरठ इलाके में टिकट बंटवारे में जाट नेताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने से जहां सपा आरएलडी गठबंधन को स्थानीय जाट नेताओं और समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, वहीं मुस्लिम बहुल मुजफ्फरनगर जिले में गठबंधन के मुस्लिम समुदाय के नेता और कार्यकर्ता भी बेहद नाराज हैं। वजह, यहां की 6 सीटों पर इस बार सपा आरएलडी गठबंधन ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। आरएलडी के मुस्लिम नेता नूर सलीम ने एनडीटीवी से बातचीत में खुलकर अपनी नाराजगी जताई। आप मुस्लिम वोटर्स का समर्थन चाहते हैं, लेकिन उनके समुदाय का नेता को आप उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं, इसको लेकर नाराजगी है? हाँ, ये बहुत है यहाँ पे। मतलब आप ये देख लो, 2012 में 3 एमएलए रहे, नवाजी सालम रहे बुढ़ाने से, नूर सलीम राणा में खुद एमएलए चरथावल से रहा और मौलाना जमील मीरापुर से रहे, 3 एमएलए रहे। ऊपर कादिर राणा जी एमपी रहे हुए, तबस्सुम एमपी रही हुई और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हुए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। नूर सलीम साहब, आप भी क्या चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे इस बार? मैं पूरी तरीके से, मैं राष्ट्रीय लोकदल में इसीलिए गया था कि मुझे चुनाव लड़ना है और मैंने यही चेंज करा था और किसी तरीके से नहीं हो पाया। और भगरे में बहुत अच्छी रैली भी हमने करवाई थी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने, उसमें काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय आया भी था हमारे आह्वान पर, तो पूरी तैयारी थी लड़ने की। लेकिन जब गठबंधन से टिकट नहीं हुआ तो मायूसी लगी हाथ। खबरों के मुताबिक मुजफ्फरनगर में लियाकत अली और कादिर राणा जैसे समाजवादी पार्टी के कई बड़े मुस्लिम नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। एक अनुमान के मुताबिक मुजफ्फरनगर में करीब 40% मतदाता मुस्लिम हैं। यहां बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन में सीधी टक्कर है। मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारने के पीछे गठबंधन की रणनीति मुस्लिम वोट बैंक को बंटने से रोकने की बताई जा रही है।
लेकिन इस फैसले के खिलाफ नाराजगी मुजफ्फरनगर की कई मुस्लिम बस्तियों में साफ दिखती है। मुस्लिम वोटरों का एक तबका नाराज है कि सपा आरएलडी गठबंधन उनसे वोट मांग रहा है, लेकिन उनके एक भी नेता को विधानसभा नहीं भेजना चाहता जहां वो उनके मुद्दों को उठा सके। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए है कि किसी भी मुसलमान को 6 की 6 सीटों पे कोई टिकट नहीं दिया गया। इस चीज से बहुत नाराज है मुसलमान जो है यहाँ के। कम से कम 2 टिकट 3 टिकट तो मिलनी चाहिए थे, ज्यादा नहीं तो। कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 6 सीटें हैं। हमारे नेताओं को तो इग्नोर कर दिया गया और इधर उधर के नेता पकड़ के उनको टिकट दे दिया गया। लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि मुस्लिम लीडरशिप को बिल्कुल ख़त्म करने की एक तरह से सपा और आरएलडी के गठबंधन ने कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट का इशू है वो सबसे ज़्यादा है। आप ये देखिए जितनी मुस्लिम बस्तियाँ हैं उनमें कोई विकास नहीं हुआ। बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या आपको लगता है महत्वपूर्ण है इस बार चुनाव? बताओ जी, बस हम तो यही बता रहे हैं, जो कादिर राणा को वोट नहीं, जब टिकट नहीं दिया तो हम तो वोट देने के नहीं, हम तो बिल्कुल देने के नहीं, ना हम डोलमोल कह रहे हैं ना हम कुछ कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर इलाके में 2017 के विधानसभा चुनावों में सभी 6 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार भी सपा आरएलडी गठबंधन की चुनौती को खारिज कर रही है। इस बार के चुनाव में क्या अलग है आपको लगता है 2017 के चुनाव के मुकाबले? क्या डिफरेंट है इस बार? बहुत कुछ डिफरेंट है। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर थी, यानी 17 से पहले, तो प्रदेश के अंदर आतंक, भय, खौफ, महिलाओं में, बेटियों में, व्यापारी में एक डर, ये खौफ था, इस खौफ को दूर करने का मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने किया, जो प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और प्रधानमंत्री का संकल्प था कि सबका साथ सबका विकास, मुख्यमंत्री जी ने उसको दोहराने का काम किया। हमने सर्वत्र सबके लिए काम किया। जब 2017 का चुनाव था, जब नेता के रूप में नरेंद्र मोदी अकेले थे, आज मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ का नाम भी जुड़ा है, तो 1 और 1 11 नहीं है, ये 1 और 1 1001 हो गए। मुजफ्फरनगर इलाके में इस बार चुनाव पहले ही दौर में 10 फरवरी को होंगे। यहाँ बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन दोनों के लिए इस बार काफी कुछ दांव पर है। मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी मोहम्मद दिलशाद और कैमरामैन सुधीश राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। गौशालाएं बनाने पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद उत्तर प्रदेश के किसान आवारा मवेशियों से परेशान हैं। इसके चलते इन्हें रात रात भर गेहूं के खेत में रहना पड़ रहा है। और यहां पर गौशालाओं की हालात क्या हैं और क्या ये आवारा मवेशी राजनीतिक मुद्दा है? सीतापुर से हमारे सहयोगी रवीश रंजन की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। इसमें आज भी पानी भरा है और जब बंद किया था तो एक दिन भी गाय नहीं रुक पाई। सीतापुर में रौसा ब्लॉक के भरतापुर गांव के भोले हमें 15 दिन पहले बनी गौशाला दिखाने लाए हैं। तलवम भर दिन वाट ले लिए हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए, जब गौशाला तुमका बनवावक रहा तो। आवारा मवेशियों के चलते भारत पाक सीमा के बाद शायद सबसे ज्यादा बाड़बंदी अब खेतों की ही हो रही है। चुनाव नजदीक है, लिहाजा जल्दबाजी में एक तालाब में ही गौशाला बना दी गई है। ठंड के चलते जब मवेशी बीमार पड़ने लगे तब ग्रामीणों ने ही उनको भगा दिया। भारत का किसान कितना दयालु है, जो आवारा मवेशी इनका खेत बर्बाद कर रही है, वो इस गौशाला में मरने लगी जब, तो आप लोगों ने हटा दिया कि चलो खेत बर्बाद हो जाए लेकिन कम से कम गाय न मरने पाए, मवेशी न मरने पाए। हम लोग सोचा चलो गाय मर जाएगी तो दिक्कत होगी, छोड़ दो, जाने दो, खेत खलिहान खाती है तो खाने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें इसमें? आप ये देखिए कि इसमें गाय रुक सकती है, कहीं सूखी जगह है बैठने के लिए, इतनी ठंड पड़ रही है, कैसे गाय बैठेगी इसमें? आप देख लीजिए, ये देखिए कितना चारा खिलाया है गायों को, क्या किया, कितनी में छावनी है, वो देखो छावनी लगी क्या जहाँ झीन बाबू है उनको दिखाई ज्ञान तिवारी है उन्होंने दिखावा जाइए। हाँ दिखावा जाएगा कि गौशाला अपना बनवाया हो तो देख लियो अपने भरता ग्राम समाज का गौशाला। ये चहलारी लगती। ये हाल सिर्फ भरतापुर गांव का ही नहीं है, चहलारी घाट के पास यहाँ भी हमें गौशाला दिखी, लेकिन केवल कुछ बांस लगाकर यहाँ भी खाना पूर्ति की जा रही है। रात भरी मरीती है, हाँ पूरी रात भर। आज 15 दिन तक हमारा गेहूँ 4 बीघा चरी गवा। जब नेता से नहीं कहा तो नेता कहते हैं गौशाला बन रहे हैं, तो पता नहीं सर कब बने, ज्यादा कहा तो सर हटाए जाओ।
मारे जाओ, मारे जाओ, मारे जाओ। कहाँ गौशाला साहब, हमका को नहीं देखा गौशाला। दिन के उजाले में सड़कों पर घूमते और बैठे इन मवेशियों की समस्या असल में रात से शुरू होती है। ये मंगलवार रात की तस्वीर सीतापुर के महमदापुर गांव की है। आवारा मवेशियों को भगाने के लिए ग्रामीणों को भी समूह में इस कपकपाती ठंड में इस तरह निकलना पड़ता है। रात को 12-1 बज जाते हैं। 30 दिन को यह काम, दिन रात डेली बचाव बहुत। सब गेहूँ खाएंगे हम लोगों ने। कम से कम 200 जानवर हैं, एक टाइम आ जाते, अकेले निकाले ना निकल, कोई सुनवाई नहीं। 10-15 लोग आए तब खेत निकाल पाए। खैर, इस जमीनी हकीकत से इतर अब आपको लेकर चलते हैं इश्तहार और घोषणाओं के दौर में। ट्विटर, फेसबुक और मीडिया में गाय के साथ फोटो खिंचवाने और गौशालाओं के उद्घाटनों की तमाम फोटो और खबरें आपको मुख्यमंत्री से लेकर सांसदों तक की मिल जाएंगी। घोषणाओं और इश्तहारों की बात करें तो 2017 में खबर छपी कि हर जिले में बनेगी गौशाला। 2019 में खबर छपी कि गाय सड़कों पर दिखी तो शहर के डीएम एसएसपी नपेंगे। अगस्त 2021 में खबर छपी कि गौ आश्रय स्थल को लेकर योगी सख्त। 15 नवंबर 2021 को खबर छपी कि गौ एम्बुलेंस की शुरुआत, गाय पालने वालों को 1500 रुपए महीना मिलेगा। इतनी घोषणाओं और सख्ती की खबरों के बीच किसान इस समस्या से सालों साल से जूझ रहे हैं। लेकिन इस बड़ी समस्या 11 लाख से ज्यादा आवारा पशुओं की बात करता शायद ही कोई नेता मिले। सीतापुर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर होंगे। राहुल आज सबसे पहले स्वर्ण मंदिर जाएंगे, जहां मत्था टेकने के बाद वो लंगर भी चखेंगे और इसके बाद वो अमृतसर के ही दुर्गियाना मंदिर में दर्शन करेंगे। दुर्गियाना मंदिर के बाद वो अमृतसर के ही भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल भी जाएंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान राज्य के सभी 117 कांग्रेसी उम्मीदवार उनके साथ रहेंगे और दोपहर 2:45 पर राहुल जालंधर के मीठापुर से एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। और अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो अमृतसर पूर्व सीट से अब सिद्धू को चुनौती देंगे। विक्रम मजीठिया इस वक्त ड्रग्स केस में फंसे हैं और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। कांग्रेस ने मजीठिया के सिद्धू के खिलाफ लड़ने पर कहा कि वो कहीं से भी लड़ें, उनकी हार तय है। मैं इन्ने लखां दी नुमाइंदगी करदा, उन्होंने पता लगूगा कि हुण तेरा टाकरा श्रोमणी अकाली दल दी बहादुर फौज के खिलाफ है। फौज आ गई, तैयार है, सारे वर्कर इत्थे बैठे है। विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू की जमानत जब्त कराऊगा। अपने अमृतसर शहर दी सारे वर्कर सारे ने अज मैनू बेनती की कि नवजोत सिंह सिद्धू का हंकार तोड़ना ही तोड़ना है ते ਉਹ जंग ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜੂਗਾ। ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਜੇ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਗੋੜਾ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਅਜੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ कोई हिम्मत नहीं कर सकता और उसका कोई सानी नहीं है। पंजाब की एक तस्वीर उसकी समृद्धि और चमक दमक की है। उसके गांव शहर खुशहाल नजर आते हैं, लेकिन हमारे संवाददाता शरद शर्मा पंजाब के गांव की एक दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने फजिल्का जिले के गांव तेजा रोहेला का जायजा लिया, जो बिल्कुल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है। पंजाब के फाजिल्का जिले में सतलुज नदी पार करने के बाद भारत पाकिस्तान सरहद पर बसा गांव तेजा रोहेला। गांव में दाखिल होते ही जबरदस्त कीचड़ से सामना होता है। गांव के मकान न पूरी तरह से पक्के दिखाई देते हैं और न ही कच्चे, लेकिन गांव की गलियां और सड़कें पूरी तरह कच्ची हैं
और कीचड़ से भरी हुई दिखाई देती हैं। इस बारे में पूछते ही गांव वालों का सरकार और सिस्टम पर गुस्सा फूट पड़ता है। ये तमस्या आई है सड़कों की भी सानू वाधू तमस्या ना सानू कोई लोन माफ किते ने ना कोई सैटियां कीतियां ने ना को सानू कंडे तार ते मुआवजा दिता ने 5वां साल लग पिया है। लंघ टप्पण एडा औखा है टूर पैदल भी नहीं टुरा जांदा। आदा मामा ते हारे मन होगी एक तकलीफ भी है। सड़क बन नालियां बने ने ओ वेखो नाले टुटे पैने ना तो पानी वगदा पिया वेखो वे लंघ टप्पण एडे औखे भी रात नु आंदे तिलकदे ने मोटरसाइकिलां ते साडी ते हैगी कि सरकार वालों बेनती भी सानू तो सड़क पक्की बननी चाहिए। लेकिन गांव के लोग बताते हैं पीने का साफ पानी है सबसे बड़ी समस्या। गांव वालों का कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला सारा गंदा पानी सतलुज नदी के जरिए उनके यहां आ रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर दूषित हो गया है। यहां पानी पीने से उनके यहां बच्चों में विकलांगता भी देखी गई है। पानी जो गंदा नाला का पानी आ रहा है पीछे से लुधियाना से इस सीएम नाली में से आ रहा है, तो वो इसका पानी जो हमारा नीचे वाला धरती वाला पानी है उसको खराब कर रखा है इसने पिछले 20-25 सालों में। अच्छा। बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही हैं। ये जीतो बाई का 17 साल का बेटा गुरचरण है। जन्म से ही चल नहीं पाता है। जीतो बाई का कहना है कि ये सब यहाँ के दूषित पानी की वजह से हुआ है। ये जमांदर तो वैसे ही हैगा पैरां दे लत्तां दा। अच्छा। दो पैर नहीं चलते ते साडी सुनाई भी नहीं होंदी ना सानू पिलछन नहीं लगी ना कुछ कोई चीज भी नहीं टकरदी कोई भी नहीं टकरदा। पढ़ाई नहीं आंदी सी। अच्छा। पढ़ाई को करदे स्कूल जांदा रही है पर पढ़ाई आई नहीं। डॉक्टरां वाधू पहले बजे फिर छोटा आगा सी वाधू पासे बजे। गांव के कई घरों में बच्चों में शारीरिक समस्या या मानसिक विकलांगता के मामले देखे गए हैं, इसलिए बहुत से घरों में व्हीलचेयर और वॉकर दिख रहे हैं। लोग अपने पशुओं के लिए भी परेशान हैं। पानी इत्थे खराब है साडे मने। पानी भी बिल्कुल भी बच्चे वंजे नहीं भी लंबे लंबे हुंदे। हालांकि पानी की समस्या को देखते हुए वाटर वर्क्स और आरओ लगवाया गया, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि ये आरओ भी 2 साल से बंद पड़ा है। ये खराब ही है। खराबी कब से खराब है? ये हो गए 2 साल है। 2 साल से खराब है। अच्छा। पानी की समस्या के चलते यहाँ लड़कों की शादी में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उम्र से पहले उनके बाल सफेद हो रहे हैं। पानी का बहुत समस्या है। पानी खराब बहुत है। आरओ नहीं है गाँव में। अच्छा, ये कोई मुझे ये भी बता रहा था कि यहाँ पर जो है क्योंकि ये पानी की समस्या है इसलिए लड़कों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी पानी की समस्या है। बाल चिट्टे हो जाते हैं, पानी खराब है पिंड का। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, बाल भी सफेद हो जाते हैं? बाल सफेद हो जाते हैं। गांव में कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं। अगर किसी को कोई जरूरत हो तो 18 किलोमीटर दूर फाजिल्का ही जाना पड़ता है। बॉर्डर इलाका होने के चलते मोबाइल सिग्नल भी यहाँ पर मुश्किल ही आते हैं, जिसके चलते यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई जैसी बातें बेमानी हैं। मैं भारत की सरजमीन पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे की तरफ कुछ ही कदम की दूरी पर पाकिस्तान है। मैं ये मानता हूँ कि बॉर्डर इलाका होने की वजह से ऐसी बहुत सी सुविधाएं हो सकती हैं जो पंजाब के दूसरे गांव में बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही हों और यहाँ पर ना हो पा रही हों। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि पीने का साफ पानी, सड़कें और डिस्पेंसरी ये तो किसी भी इंसान के जीने के लिए बिल्कुल बुनियादी जरूरत है। अगर ये बुनियादी जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही तो फिर विकास जैसी बातों का क्या मतलब है। फाजिल्का जिले के तेजा रोहिल्ला गांव से भारत पाकिस्तान बॉर्डर से अपने सहयोगी अमला पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज एक खास मेहमान का जो हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। आपने इनका YouTube वीडियो जरूर देखे होंगे क्योंकि बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। खान सर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। तो जैसे कि आपकी शैली रही है कि एक बात को बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की, तो खान सर मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप जरा उन छात्रों के लिए जिन्होंने ये परीक्षा दी और जो तकलीफ में हैं और उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि गड़बड़ हुई कहां, उसको जरा आप समझा दें।
देखिए, इसके गड़बड़ का सिलसिला ये है कि आरआरबी किसी भी चीज को 4-5 लोग मिलके डिसाइड कर लेते हैं और अचानक वो लड़कों के सामने रख देते हैं। सबसे बड़ा ये समस्या है। आरआरबी जमीनी लेवल पर नहीं सोच पाती, ये समस्या है। देखिए, ग्रेजुएशन के लड़कों का एग्जाम जो ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन कर इसको फुल फ्रेम जाते हैं, खान सर कुछ समझा रहे हैं। हाँ, तो ग्रेजुएशन के लड़कों का एग्जाम और जो इंटरमीडिएट के लड़कों का एग्जाम एक साथ करा दिया गया और इन दोनों को एक ही पेपर दिया गया सॉल्व करने के लिए। आपको पता है कि यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा ग्रेजुएशन वालों को, यहाँ लॉस हो गया इंटर वाले को। इंटर वाले ये लॉस को सह गए। ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ गया था 80, 82, ये सब राउंड द फिगर इतना गया था और इंटरमीडिएट वालों का 96 नंबर कट ऑफ गया था। अब ये बताइए 100 में 96 नंबर कहीं कट ऑफ जाता है, 100 में 100 कर देता, डबल लॉस हो रहा है इंटर वालों को। उसके बाद भी ये हुआ कि रेलवे का कहना था कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने ग्रेजुएशन वालों को वो सीट तो दिया ही जिसके लिए वो एलिजिबल थे, साथ में रेलवे का कहना है कि ये चूंकि ग्रेजुएशन है इसलिए ये इंटर वालों के लिए सीट के लिए भी अवेलेबल है, एलिजिबल है। तो ग्रेजुएशन के लड़कों को 4-4 बार काउंट किया गया, एक वो उनके पोस्ट के लिए, साथ में इंटर वालों के लिए। तो हर हाल में इंटर वाला ही परेशान था। तो लड़कों का कहना है कि जो शुरुआत में कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, तो ये 20 गुना नहीं दिया गया है और हकीकत में वो 20 गुना रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक लड़कों को 4 बार 5 बार काउंट किया गया, जिस वजह से एक ही लड़का 4 बार 5 बार गिना रहा है, जिस तौर पर वो 20 गुना हो रहा है। हालांकि बहुत बहुत हम धन्यवाद कहेंगे रेल मंत्री साहब अश्विनी वैष्णव जी का, और प्रधानमंत्री ने भी इसमें इंटरफेयर किया और मंत्री जी एकदम अच्छे से समझाए चीजों को। और आई होप कि अब जो कमेटी बैठी है वो इस चीजों को अच्छे से समझेगी और जो 20 गुना की बात चल रही है लड़कों को, उसको वो अमल में लाएगी। खान सर, आप ये बताएं कि ये किस तरीके से सुधारा जा सकता था? अब जाहिर सी बात है ये कोई प्रक्रिया बदली है, पहले इस तरीके से भर्ती नहीं होती होगी, तो ये क्या प्रक्रिया बदली वो तो आपने समझा दी, लेकिन क्या पुरानी प्रक्रिया में ये दिक्कत नहीं होती? नहीं, पहले होता क्या था कि जो जो नौकरियां ग्रेजुएशन लेवल पर हैं उन सब का एक अलग एग्जाम होता था और इंटर वालों का अलग होता था। तो किसी को कोई समस्या नहीं थी। ग्रेजुएशन वाला कहता था कि हम ग्रेजुएशन के लड़कों से फाइट कर रहे हैं, इंटर वाला कहता था कि हम इंटर के फाइट कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ग्रेजुएशन वाला भी इसमें बैठता था, तो इनका संतुष्टि था कि भैया जो क्वेश्चन मेरे लिए वही क्वेश्चन उसके लिए भी था। यहाँ पे इस बार क्या हुआ कि एक अपर ग्रेड को लोअर ग्रेड से मिलाकर अलग अलग एग्जाम ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं है। यही रेलवे अपने सेकेंड फेज के एग्जाम में यानी CBT 2 के एग्जाम में अलग अलग एग्जाम ले रहा है, लेकिन वही प्री एग्जाम में ग्रेजुएशन को वही क्वेश्चन दिया, इंटर को वही क्वेश्चन किया, जिस वजह से ग्रेजुएशन वालों को थोड़ा बेनिफिट मिला। अभी क्या है कि बोर्ड की मीटिंग मतलब उन लोग से रिपोर्ट मांगा गया है, लड़कों से भी सुझाव मांगा गया है और उनका यही कहना है लड़कों की 20 गुना रिजल्ट जो पहले बोला गया था अब वो उसको रिवाइज करके बोर्ड की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के बाद वो लोग देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं खान सर कि अभी जो नतीजा अनाउंस कर दिया है, अब ये बोला गया है कि भाई इस पर फिलहाल रोक लगा दी है, अब लोगों से छात्रों से सुझाव मांगा जाएगा। ऐसे में क्या ये पूरी प्रक्रिया दोबारा से हो? क्योंकि अब एक बार छात्रों के मन में डाउट हुआ है, फिर किसी और तरीके से अगर नतीजा निकाला जाएगा फिर तब भी डाउट आएगा। तो अभी भी कोई तरीका है कि मौजूदा एग्जाम में कोई नतीजा निकाल लिया जाए या नए सिरे से यह प्रक्रिया की जाए? क्योंकि इसी एग्जाम को होने में 2 साल लग गए। नए सिरे से नहीं किया जा रहा है। मौजूदा में क्या हुआ था कि एक्चुअली क्या था कि 7.5 लाख लड़कों का रिजल्ट देना था, इन्होंने दिया है 3,80,000 लड़कों का रिजल्ट। और चूंकि कई लड़कों जो लड़के पास हुए हैं उन जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको ग्रेजुएशन में भी काउंट किया गया है और इंटर में भी काउंट किया गया है, तो इन्हीं लड़कों को 2-2 बार काउंट कर लिया गया है। तो आरआरबी का मतलब मंत्री जी का भी कहना था और लड़कों का भी यही डिमांड है कि जो लड़के एक बार हैं उन्हें एक बार ही काउंट कीजिए। आप उनको एलिजिबल मानिए कि आप ग्रेजुएट के लिए भी एलिजिबल है, इंटर के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट एक रहना चाहिए। जो ट्विटर पे कैंपेन भी हुआ था उसमें भी यही था, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, कैंडिडेट एक होना चाहिए स्टूडेंट का यहाँ पे। तो उसी को सुधारा जा रहा है। एक्चुअली लड़के वेट कर रहे थे 7.5 लाख रिजल्ट का और आया 3.5 लाख का। तो जो लड़के असफल हुए हैं वो जाहिर सी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती हम आपको बताते हैं रेलवे की ओर से क्या हुई, आरआरबी की ओर से, कि 15 जनवरी को उन्होंने रिजल्ट दिया। तो 3 साल से 2019 का ये एग्जाम का रिजल्ट 2022 को दे रहे हैं और कितने जनवरी को? 15 जनवरी को। और ठीक उसके मतलब 25 दिन बाद 14 फरवरी से कह दिए कि हम जो जो पास हुआ है उसका हम एग्जाम ले लेंगे। तो हुआ क्या कि जो लड़के
मतलब दुविधा में थे वहां पे कि हाँ हमारा मतलब हो जाएगा। वो लड़के इस फुल टू तैयारी में थे इसके एग्जाम देने के लिए, लेकिन जैसे रिजल्ट आया तो उनको लगा कि अगर मेरा 7.5 लाख रिजल्ट आया होता तो मेरा नाम हो जाता उसमें, और 3.5 लाख का ही 3,80,000 का ही दिया गया। ये तो जेन्युइन दिख रहा है कि आपने 3,80,000 का दिया, जबकि बोले थे 20 गुना यानी 7.5 लाख का। तो ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा नंबर तो गैप होगा। वो लड़का तो मतलब आपसे सवाल पूछेगा ही। लेकिन इससे आंदोलन जो लड़कों का उग्र हो गया, ये इसका पीछे ये कारण नहीं है। एक्चुअली मीडिया भी नहीं समझ पा रही है कि अचानक आंदोलन इतना उग्र क्यों हो गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सारी बातें हो रही थी एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए। इसमें 1.5 करोड़ लड़के ग्रुप डी के थे। ग्रुप डी के लगभग 1.5 करोड़ लड़के थे, इतने लड़के थे। इनको इससे कोई मतलब ही नहीं था। इन्हें कोई मतलब नहीं था कि लड़का क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है। लेकिन अचानक रेलवे आरआरबी ने आंदोलन के दौरान ही, जो 24 तारीख को आंदोलन था, छोटे लड़के का, बहुत कम लड़के थे, उसमें अचानक रेलवे ने क्या कहा कि तुम लोग एनटीपीसी वालों से कोई मतलब नहीं। उन्होंने एनटीपीसी को ध्यान ही नहीं दिया जो आंदोलन कर रहे थे। उल्टा इन 1.5 करोड़ लड़कों को, जो पिछले मतलब 50 सालों से सिंगल एग्जाम हो रहा था, उसको अचानक कहती है कि तुम्हारा हम डबल एग्जाम लेंगे, सीबीटी 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे। तो ये 1.5 करोड़ लड़के अचानक सड़क पे आ गए हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आरआरबी के नोटिफिकेशन की टाइमिंग प्रॉब्लम है। उसको उस टाइमिंग पे इस तरह का बेतुका नोटिफिकेशन नहीं देना चाहिए, जिस वजह से ये 1.5 करोड़ लड़के निकल गए। पटना में थे, उन्हें तो हम लोग कंट्रोल कर दिए कि उन लोग को कंट्रोल में रखा गया। लेकिन जो गांव के लड़के हैं, अगल बगल लोकल लड़के हैं, उन लोग को, वो तो अपने गांव के हैं। हालांकि 2 जगहों की स्थिति बहुत खराब हुई। लड़कों ने एकदम गलत काम किया। इस पे कोई भी टीचर उन लड़कों को भी कहते हैं कि अगर इस तरह के उडंडई करेंगे तो कोई भी टीचर आप लोग की बात को नहीं सुनेगा। आरा में और गया में इस तरह से जो घटनाएं हुई, ये काफी गलत बात है। लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल खान सर, बहुत विस्तार से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब उम्मीद ये करेंगे कि ये मामला यहीं थम जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। खान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर कल विजय चौक और राष्ट्रपति भवन को लाइटिंग के जरिए खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां पर आपको विजय चौक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन पर शानदार सजावट जो की गई थी वो नजर आएगी। और साथ ही 1000 मेक इन इंडिया ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था इस जगह को जगमगाने के लिए। नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं पंजाब चुनावों की खबर के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। राहुल आज सबसे पहले स्वर्ण मंदिर जाएंगे, जहां मत्था टेकने के बाद वो लंगर भी चखेंगे। इसके बाद वो अमृतसर के ही दुर्गियाना मंदिर में भी दर्शन करेंगे। दुर्गियाना मंदिर के बाद वो अमृतसर में ही भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल भी जाएंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस दौरान उनके साथ सभी 117 कांग्रेसी उम्मीदवार होंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, राहुल गांधी का आज लंबा चौड़ा प्लान है, मत्था टेकने के लिए वो मंदिरों में भी जा रहे हैं, गुरुद्वारों में भी जा रहे हैं, और इसके अलावा और क्या करेंगे वो? देखिए, एक तरह से आज पंजाब चुनाव में कांग्रेस का जो कैंपेन है, चुनाव प्रचार है, उसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। और उसमें सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको साथ रखकर पहले तो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी होगा ये। दूसरा ये भी दिखाने की कोशिश है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं चल रही, बल्कि सारे जितने भी उम्मीदवार हैं, सभी पक्ष जो हैं वो एक हैं। तो ये इससे पहले भी राहुल गांधी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान भी सभी जितने भी गुट हुआ करते थे कांग्रेस में, जिनके बारे में खबरें ये रहती थी कि वो आपस में उनमें मनमुटाव चल रहा है, तो सबको एक साथ लेकर दिखाने की कोशिश करते थे। तो ठीक उसी तरह से आज सभी अपने जो घोषित उम्मीदवार हैं और जितने बड़े नेता हैं, सबको साथ में लेकर, उनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू भी होंगे जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और सभी उम्मीदवार होंगे। और अमृतसर में पहले हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने के बाद, दुर्गियाना मंदिर में मत्था टेकने के बाद, और फिर श्री राम तीर्थ मंदिर है वहां मत्था टेकने के बाद, फिर दोपहर और शाम के बीच में एक रैली जो है राहुल गांधी करेंगे। हालांकि ये वर्चुअल रैली होगी, लेकिन इसके जरिए जो है पंजाब में कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो आज से शुरू हो जाएगा। जी,
शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पंजाब चुनाव में कांग्रेस अपने प्रचारों का आगाज कर रही है और राहुल गांधी आज वहां पर दौरे पर रहेंगे। और बात अमृतसर की ही करते हैं। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वे अमृतसर पूर्व सीट से अब सिद्धू को चुनौती देंगे। बिक्रम मजीठिया इस वक्त ड्रग्स केस में फंसे हैं और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मजीठिया के सिद्धू के खिलाफ लड़ने पर कहा कि वो कहीं से भी लड़े, उनकी हार तय है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू मजीठिया पर हमले भी करते आए हैं। लंबे वक्त से वो उनको अपने बयानों में निशाना बनाते रहे हैं। मैं इन्ने एक लखां दी नुमाइंदगी करदा, उन्हें पता लगूगा कि हुण तेरा टाकरा श्रोमणी अकाली दल की बहादुर फौज के खिलाफ है। फौज आ गई, तैयार है, सारे वर्कर इतने बैठे हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू की जमानत जब्त कराऊगा। अपने अमृतसर शहर की सारे वर्कर सारे ने अज मैनू बेनती की कि नवजोत सिंह सिद्धू का हंकार तोड़ना ही तोड़ना है ते ਉਹ जंग का साडा जरनैल बिक्रम सिंह मजीठिया अगे होके वो सीट ते लड़ूगा। बई किते ना किते हारना ही है ना उन्हें। वो चाहता है कि मैं तगड़े बंदे दे थल्ले लग के हार जा ते हार जे, उस च की दिक्कत है? इत्थे ते हारना ही है ना। ਉਹਦੇ च सारे जानते हैं कि भाई उदा भी वो भगोड़ा ही है बेचारा अजे, ते जेकर वो हारना चाहता है ते आ जाए, उस कोई उदा स्वागत है, उदा वेलकम आ। लेकिन मैं समझना है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सामने कोई हिम्मत नहीं कर सकता और उदा कोई सानी नहीं है। और पंजाब की राजनीति के बाद रुख करते हैं अब उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की सीट बदल गई है। अब हरीश रावत रामनगर की जगह लाल कुआं से लड़ेंगे। उनकी बेटी अनुपमा रावत को भी हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की सीट बदल दी है। देर रात ये लिस्ट जारी की गई और उसके बाद हरीश रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उनकी ये सीट बदली गई है। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में जाटलैंड की सियासी जंग से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में जाट नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर यह बैठक हुई। इसमें करीब 250 जाट नेता पहुंचे। इस दौरान बीजेपी ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर भी डोरे डाले। फिलहाल आरएलडी का सपा के साथ गठबंधन है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आते हैं। उधर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चुनाव के बाद बहुत सारी संभावनाएं हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि हम चाहते थे कि जयंत चौधरी हमारे घर आए, लेकिन अभी तो उन्होंने एक घर चुन लिया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जयंत चौधरी जी को लेकर जो उन्होंने बोला कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद, अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जैन से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कोई बातचीत इस तरह की हुई? आप कह रहे हैं भावनाओं को देख रहे हैं आप? तो सब खुलकर ही बात हो रही थी, कुछ छुपाया हो तो बात हो ही नहीं रही। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। और उधर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जवाब ट्वीट किया है। उन्होंने बीजेपी के न्योते पर पलटवार किया है। जयंत चौधरी ने लिखा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में प्रचार करेंगे। अमित शाह मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। राजनाथ सिंह बागपत में एक चौपाल में शामिल होंगे
और इसके बाद गाजियाबाद में मोदी नगर में लोगों के साथ बातचीत करेंगे। रेलवे परीक्षा में धांधली के आरोपों पर बिहार में छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को हिंसक हो गया। पटना से शुरू हुआ प्रदर्शन बिहार के कई इलाकों में फैल गया। बुधवार को गया रेलवे जंक्शन पर खड़ी एक ट्रेन में छात्रों ने आग भी लगा दी। इसके साथ छात्रों ने चलती ट्रेन पर पथराव भी किया। पुलिस वहां भारी संख्या में तैनात थी, लेकिन छात्रों के गुस्से के आगे वो कुछ नहीं कर पाई। छात्रों ने कई ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया। इस बीच हंगामे के बाद बिहार पुलिस ने आरोपी छात्रों और दूसरे लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने खान सर के नाम से मशहूर फैसल खान समेत कई कोचिंग संचालकों पर भी केस दर्ज किया है। इधर रेल मंत्री छात्रों से उन्होंने कहा है कि वे कानून को हाथ में न लें। हंगामे और प्रदर्शन के बाद रेलवे की दोनों परीक्षाओं पर रोक भी लगा दी गई है और रिजल्ट पर पुनर्विचार के लिए कमेटी भी बनाई गई है। तो पुलिस ने खान सर के नाम से मशहूर फैसल खान समेत कई कोचिंग संचालकों पर केस दर्ज कर दिए हैं। फैसल खान पेशे से अध्यापक हैं। अपने पढ़ाने के मनोरंजक अंदाज की वजह से खान सर के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। फिलहाल वो एक YouTube चैनल पर कोचिंग क्लासेस देते हैं। वो बता रहे हैं कि छात्रों के गुस्से की वजह क्या है। तो ग्रेजुएशन के लड़कों का एग्जाम और जो इंटरमीडिएट के लड़कों का एग्जाम एक साथ करा दिया गया और इन दोनों को एक ही पेपर दिया गया सॉल्व करने के लिए। आपको पता है कि यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा ग्रेजुएशन वालों को, यहाँ लॉस हो गया इंटर वाले को। इंटर वाले ये लॉस को सह गए। ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ गया था 80, 82, ये सब राउंड द फिगर इतना गया था और इंटरमीडिएट वालों का 96 नंबर कट ऑफ गया था। अब ये बताइए 100 में 96 नंबर कहीं कट ऑफ जाता है, 100 में 100 कर देता, डबल लॉस हो रहा है इंटर वालों को। उसके बाद भी ये हुआ कि रेलवे का कहना था कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने ग्रेजुएशन वालों को वो सीट तो दिया ही जिसके लिए वो एलिजिबल थे, साथ में रेलवे का कहना है कि ये चूंकि ग्रेजुएशन है इसलिए ये इंटर वालों के लिए सीट के लिए भी अवेलेबल है, एलिजिबल है। तो ग्रेजुएशन के लड़कों को 4-4 बार काउंट किया गया, एक वो उनके पोस्ट के लिए, साथ में इंटर वालों के लिए। तो हर हाल में इंटर वाला ही परेशान था। तो लड़कों का कहना है कि जो शुरुआत में कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, तो ये 20 गुना नहीं दिया गया है और हकीकत में वो 20 गुना रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक लड़कों को 4 बार 5 बार काउंट किया गया। पहले होता क्या था कि जो नौकरियां ग्रेजुएशन लेवल पर हैं उन सब का एक अलग एग्जाम होता था और इंटर वालों का अलग होता था। तो किसी को कोई समस्या नहीं थी। ग्रेजुएशन वाला कहता था कि हम ग्रेजुएशन के लड़कों से फाइट कर रहे हैं, इंटर वाला कहता था कि हम इंटर के फाइट कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ग्रेजुएशन वाला भी इसमें बैठता था। तो इनका संतुष्टि था कि भैया जो क्वेश्चन मेरे लिए वही क्वेश्चन उसके लिए भी था। यहाँ पे इस बार क्या हुआ कि एक अपर ग्रेड को लोअर ग्रेड से मिलाकर अलग अलग एग्जाम ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं है। यही रेलवे अपने सेकेंड फेज के एग्जाम में यानी CBT 2 के एग्जाम में अलग अलग एग्जाम ले रहा है, लेकिन वही प्री एग्जाम में ग्रेजुएशन को वही क्वेश्चन दिया, इंटर को वही क्वेश्चन किया, जिस वजह से ग्रेजुएशन वालों को थोड़ा बेनिफिट मिला। कमिटी बनाई है और हर एक RRB के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए, कंपाइल करके कमेटी के पास भेजें और कमेटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। तो मेरा निवेदन है सबसे पहले कि आप इसको मुद्दे को, इस बात को सीरियसली लें और रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। और अब आपको दिखाते हैं कुछ वायरल खबरें NDTV बीप्स में। सबसे पहले देखिए एक ड्राइवर की कार को यू टर्न लेते हुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो गया है। इस वीडियो में शख्स अपनी कार को एक संकरे रास्ते पर मोड़ रहा है और सड़क की दूसरी तरफ बिल्कुल खाई नजर आ रही है। आप भी देखिए गाड़ी को यू टर्न करने का यह हैरत अंगेज अंदाज।
और अब हम आपको दिखाते हैं एक एक्सीडेंट का ऐसा वीडियो जिसे देख करके कई लोगों के होश उड़ जाएंगे। ये वीडियो अमेरिका के हाईवे का है, जहां पानी से भरे एक बैरल से एक गाड़ी टकरा गई। टकराने के बाद हाईवे पर गाड़ी पलटती हुई नजर आती है। हालांकि जबरदस्त टक्कर के बावजूद भी कार में सवार ड्राइवर को मामूली चोट ही आई। और अब गोल्ड स्मगलिंग का एक अनोखा तरीका। कैलकट एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक शख्स को पकड़ा। इस शख्स ने अपनी चप्पलों के अंदर सोने के सिक्के छिपाए हुए थे। हालांकि ये कस्टम अधिकारियों की पैनी नजर से बच नहीं पाया और पकड़ा गया। भारतीयों के लिए समोसा उनका एक पसंदीदा व्यंजन है, लेकिन क्या आपने किसी इटली के शख्स को समोसा खाते हुए देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इटली की लड़की के पिता पहली बार समोसा खाते हैं और खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया देखने वाली है। राजस्थान के बूंदी में अनुसूचित जाति का दूल्हा पहली बार घोड़ी चढ़ा। सुरक्षा के बीच उसकी बारात निकाली गई। कलेक्टर की मदद से दूल्हे की बारात बिना किसी झगड़े के निकाली गई। पहली बार घोड़ी चढ़ने पर कैसा है दूल्हे का रिएक्शन, ये आप देखिए। राजस्थान के बूंदी जिले के 27 साल के श्रीराम मेघवाल अपने गांव के पहले दलित दूल्हे हैं जो घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात ले जा रहे हैं। 2022 में आज भी कई इलाके हैं जहां दलित समाज घोड़े पर चढ़कर ब्याह नहीं रचा सकता। आज इसके बारे में विस्तार से हम बात कर रहे हैं खुद श्रीराम से। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और हमारे साथ बात करने के लिए श्रीराम मेघवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां आपकी शादी के लिए। धन्यवाद सर। मुझे बताइए कि शादी से पहले क्या अरमान था आपका जिसे लेकर आप जो अथॉरिटीज हैं उनके पास गए? सर शादी से पहले यही कि घोड़ी पे बैठ के जाएं बारात में धूमधाम के साथ। जब हम शादी कर रहे तो धूमधाम के साथ जाएं, यही सबका सपना होता है। ऐसे ही मेरा भी था। बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि आपने कभी आप अपने इलाके में ऐसे सुना था, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ पास्ट में जब कभी? सर बूंदी जिले में तो सर इतने गांव हैं, अब आपको क्या बताऊं, 50 गांव ऐसे होंगे जिनमें अभी भी दलितों को घोड़ी पे नहीं निकलना दिया जाता। अभी पिछले साल की बात है, संगावदा गांव है, वहां पे भी बहुत बड़ा ऐसा बहुत प्रशासन बहुत आया था, फिर भी नहीं निकल पाई। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें दलितों को संविधान में समानता का अधिकार दिया है, तो उसकी पालना के लिए और वो तो हमारा एक कर्तव्य अधिकार है, वो तो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आपको लगता है कि आप समाज में बदलाव लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अभी आपके गांव में अब आपकी वजह से एक नई प्रथा जो है वो शुरू होगी और जो कुरीतियां हैं वो एक तरह से पीछे जा रही हैं। लगता है मुझे सर
कि अब जब भी अगर इस गांव में अगर दलित समाज की कोई शादी होगी तो वो भी उसी रास्ते से घोड़ी लेके आएगा और धूमधाम से आएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी सर। अब बताइए, आपकी बीवी आपके इस काम के लिए कितनी खुश है कि एक नई शुरुआत आपने किया? इम्प्रेस है वो आपसे? हाँ सर, बहुत खुश है। अभी सर ज्यादा बात नहीं हुई, सुबह से मिले भी नहीं है। इधर आना मार्केट। और आप करते क्या है श्रीराम जी? जी सर, मैं ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक हूँ, जॉब करता हूँ सर। तो प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर प्रशासन का तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, जिन्होंने मतलब इतनी 1% में हमें कोई आशंका नहीं हुई कि कुछ हो सकता है। जब हम वहाँ पहली बार जब हम पहुंचे तो हमारे पहले वहाँ प्रशासन वहाँ मौजूद था। पुलिस वालों ने और प्रशासन ने 30 गांव आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें इस तरह की कोई प्रथा चली आ रही है, तो उनमें भी ये ऑपरेशन समानता के तहत उन सुरक्षा प्रदान करते हुए इस कुरीति को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आखिर में कोई ऐसी प्रथा है जिसे आप तोड़ना चाहते हैं, जो अभी भी आपके गांव या आपके समाज में है और जाति के आधार पर भेदभाव चल रहा है, वो कोई ऐसी प्रथा है जिसे आप तोड़ना चाहते हैं? सर ये देख तो अभी भी बहुत से गाँव में जैसे किसी समाज का मंदिर है, जैसे ब्राह्मण समाज का मंदिर है, तो उसमें सर हमें दलितों को उस पे चढ़ने नहीं दिया जाता कि आपका अलग ही मंदिर है, उस पे जाओ, यहाँ पे आपको ही इस पे आओ मत, तो आप चढ़ो मत। अगर पानी पी रहे हैं तो नल के पास नहीं जाने देते। अभी भी ऐसे बहुत से रिवाज है सर, गाँव में चल रहे हैं और चल रहे हैं, जिन्हें एक एक करके तोड़ने की जरूरत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें भी सबसे पहले होंगे और उसमें भी आप शुरुआत करेंगे, जिस तरीके से आपने इस कुरीति को तोड़ा है और इससे आगे बढ़े हैं। श्रीराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। सहयोगी सलीम अली के साथ अरुण सिंह, एनडीटीवी के लिए। राहुल आज सबसे पहले स्वर्ण मंदिर जाएंगे, जहां वो मत्था टेकेंगे और बाद में लंगर भी चखेंगे। इसके बाद वो अमृतसर के ही दुर्गियाना मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल भी जाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का, जो इस वक्त स्वर्ण मंदिर पर ही मौजूद है। शरद, किस तरह की तैयारी है आज कांग्रेस की? अंजलि, देखिए तैयारियां ये हैं कि आज का जो प्रोग्राम है राहुल गांधी का, उसको एक तरह से कांग्रेस का औपचारिक कैंपेन, चुनाव प्रचार जो है पंजाब में, उसकी शुरुआत माना जाएगा। तो दरबार साहिब अमृतसर में सबसे पहले राहुल गांधी आएंगे, जहां पर अभी हम हैं, और उसके बाद में दुर्गियाना मंदिर जाएंगे और फिर श्री राम तीर्थ मंदिर जाएंगे और फिर जलंधर में जाकर एक वर्चुअल रैली राहुल गांधी को संबोधित करनी है शाम 4 बजे। लेकिन अभी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और कोहरा बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का जो निर्धारित कार्यक्रम है वो कुछ समय से देरी से चल रहा है। 9:45 बजे का समय था जब राहुल गांधी को बताया गया था कि यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक प्रोग्राम है वो समय से कुछ देरी से ही चलता है, लेकिन इसमें जो कोहरा है और जो ठंड है बहुत ज़्यादा, वो भी एक अहम रोल अदा करती है। तो अभी यहाँ पर इंतज़ार ही है कि राहुल का प्रोग्राम थोड़ा डिले है, तो उस वजह से अभी पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कांग्रेस के नज़र आने शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि मैसेज मिल जाता है कि जब नेता आ रहा है तो उसी हिसाब से जो कार्यकर्ता हैं और बाकी नेता हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होना है वो ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस के उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं अभी तक घोषित हैं, उन सबको अपने साथ लेके आएंगे और ये दिखाने की कोशिश है, एक तो शक्ति प्रदर्शन तो है ही, ये भी दिखाने की कोशिश होगी कि सभी नेता जो हैं पंजाब में वो साथ में हैं, क्योंकि खबरें लगातार चल रही हैं कि सीएम और प्रदेश अध्यक्ष यानी चन्नी साहब और सिद्धू साहब इनमें बन नहीं रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है उसमें कोई एकता जो है वो नज़र नहीं आ रही है। अंजलि जी, शरद, अगर अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर अब जो लड़ाई है वो भी दिलचस्प होती नजर आ रही है, क्योंकि अब मजीठिया भी उतर गए हैं सिद्धू के खिलाफ। हमारे पास मिनट भर है, जरा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ते हैं, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इससे पहले उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ती थी, तो अभी सिटिंग एमएलए है। तो यहीं से ही जो विक्रम सिंह मजीठिया हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरे चुनाव में अगर कोई बड़ा मुकाबला माना जा रहा है, सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है, तो वो अमृतसर ईस्ट का ही माना जा रहा है कि यहीं 2 बड़े नाम जो हैं आमने सामने हुए हैं। इसके अलावा और कहीं इस बार जो है बड़ा चुनाव नहीं होता दिख रहा है किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे। लेकिन माना यह जा रहा है कि क्योंकि अकाली दल जो है वो एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहा है, तो परसेप्शन में आने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो लड़ाई में
बराबरी से मुकाबला कर रहा है। तो इसलिए भी विक्रम सिंह मजीठिया को यहाँ से जो है अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़वाने का फैसला किया गया है अकाली दल की तरफ से। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और हम आपके पास लगातार आते रहेंगे आज कवरेज के लिए, क्योंकि आज वहां पर राहुल गांधी का भी दौरा है। और अब जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। आप इनके लिए हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं। पहली खबर बीजेपी के ऑफर की जो जयंत चौधरी को दिया गया है, लेकिन उसके जवाब में जयंत चौधरी ने तंज कसा है और कहा है कि आप न्योता दें उन 700 लोगों को जिनका घर उजाड़ा है। दूसरी खबर, क्यों आधी रात में हरीश रावत की सीट बदली गई है। पहले वो रामनगर से लड़ने वाले थे, लेकिन अब लालकुआ से लड़ेंगे। तीसरी खबर, उम्मीदवारों संग स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने आज जाएंगे राहुल गांधी, 117 उम्मीदवारों के साथ जाएंगे। वहीं चौथी खबर, फंस गए हैं खान कोचिंग वाले फैजल खान। कौन है वो और क्यों फंसे हैं, उन पर क्यों केस दर्ज किया गया बिहार पुलिस द्वारा, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में क्या वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो सकता है डीडीएमए की बैठक के बाद, ये है हमारी 5वीं खबर। तो आपको जो खबर पसंद है उसके लिए आप जाकर वोट कीजिए YouTube चैनल पर।